हेलो एंड वेलकम बैक। हम JKPSC के KS 2022 का सेकंड प्रैक्टिस सेट आज डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन नंबर एंड 11 इज विथ रेफरेंस टू वर्टिकल फार्मिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्टिकल फार्मिंग के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 इज गिलबर्ट एल्स बेली coined the term vertical farming. Second is vertical farming involves growing crops in vertical stacked layers without putting too much impact on land and water resources. Option third is aeroponics and hydroponics are some examples of vertical farming. Now we have to choose the correct answer. Option 1 says only one is correct, B says 1 and 2, C 1 and 3 and D is 1, 2, 3. इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आप याद रखिएगा कि जो वर्टिकल फार्मिंग की टर्म है इसको गिलबर्ट एल्स बेली ने कॉइन की थी और इसमें हम क्रॉप्स को वर्टिकल स्टाक्ड लेयर्स में ग्रो करते हैं, जिसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। देखिए कि हमने वर्टिकल स्टाक्स बनाए बहुत सारे और इनमें अपने क्रॉप को ग्रो किया। अब इससे क्या हो जाता है कि जो ज़मीन है, लैंड है, उस पर फोर्स नहीं पड़ता, उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता और यहाँ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स इस्तेमाल होती है जैसे हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें और हमारा जो प्रोडक्शन हो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, द आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ द ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now, moving to the next question. The question number 12 is Atal New India Challenge is a flagship program of which of the following? Option 1 is Ministry of Science and Technology, B Niti Aayog, C Ministry of Education, D Indian Space Research Organization. इस क्वेश्चन का आंसर है नीति आयोग। जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है नीति आयोग का। अगर हम एम की बात करेंगे, जो प्रोग्राम है ये एम करता है सीक, सेलेक्ट, सपोर्ट एंड नर्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस दैट सॉल्व सेक्टोरल चैलेंज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोसाइटल रिलेवेंस। सो अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है ये नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज अनंगताल लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? अनंगताल लेक किस स्टेट में सिचुएटेड है? क्या ये अमृतसर में है, इम्फाल, दिल्ली या जयपुर? ये काफ़ी बार इस साल न्यूज़ में रहा, तो हमारे ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो सो फार एज अनंगताल लेक कंसर्न है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस लेक के बारे में दूँ। ये लेक जो है ये सिचुएटेड है महरौली, दिल्ली में, और ये क्लेम किया जाता है ये तोमार किंग अंगपाल सेकंड ने 1060 AD में बनाया। इसके अलावा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जो तोमार किंग अंगपाल सेकंड था ये जाना जाता है नून टू हैव एस्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलेटेड दिल्ली इन 11th सेंचुरी। जो अंगपाल सेकंड था इसी ने दिल्ली को बसाया, इसने वहाँ पॉपुलेशन लाई और दिल्ली बस गई, जो कि आजकल नेशनल कैपिटल की तरह हमारे सामने वजूद में है। सो द मिलेनियम ओल्ड अंगताल सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली। सो फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, सो अंगताल लेक जो है वो दिल्ली में है। Now the question number 14 is consider the following statements. First, shigellosis is a bacterial infection. Second, there are no vaccines available for shigellosis. इन दोनों स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो शिजेलोसिस है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अभी तक कोई भी वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Now, the question number 15 is, who is the winner of World Food Prize 2022? Option 1 is Dr. Shakuntala Harsha Singh, B. Akashia Patra Foundation, C. International Food Policy Research Institute, and D. Dr. Cynthia Rosenweg. The answer of this question is option D, that is Dr. Cynthia Rosenweg. जो 2022 का विनर है दैट इज़ डॉक्टर सिंथिया रोजनवेग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16,
एक इम्पॉर्टेंट टर्म अक्सर क्वेश्चंस में पूछी जा रही है, आजकल न्यूज़ में है, दैट इज़ वेट बल्ब टेम्परेचर। ये वेट बल्ब टेम्परेचर किस चीज़ का नाम है, ये टर्म किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन 1 इज़ मिनिमम टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, सेकेंड इज़ लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एयर कैन बी कूल्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर, C temperature at which tungsten filament gets blown, और D critical temperature for sustenance of corals। वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें एयर को कूल किया जा सकता है बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एयर कैन बी कूल्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर। नाउ द क्वेश्चन नंबर एंड 17 इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि करेंसी डेप्रिसिएशन के रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए गए हैं नीचे, आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। नाउ द ऑप्शन 1 इज करेंसी डिप्रिसिएशन इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बिल्कुल गलत है, करेंसी डिप्रिसिएशन की बात की जा रही है तो राइज आएगा ही नहीं, तो सो फार द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The second is weaker rupee gives a boost to Indian exports। बिल्कुल ही सही है, जब रुपी वीकर हो जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो एक्सपोर्ट्स है उनकी रेट कम होती है और कम्पिटिटिव बन जाते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स, और वीकर रुपी जो है ये बूस्ट करता है इंडियन एक्सपोर्ट को। सो दिस इज़ करेक्ट। द थर्ड इज़ इट पोजेज रिस्क ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हमारा जब करेंसी डिप्रिशिएट होता है, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू जो बढ़ती है तो ये इन्फ्लेशन को रिस्क करता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ा देता है। इट पोजेज अ रिस्क, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जो स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड है ये दोनों करेक्ट हैं। आई विल रिपीट, जो करेंसी डिप्रिसिएशन है ये डिक्रीज है वैल्यू ऑफ करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज मार्केट रेट में, ये एक इम्पीटस देता है हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को। सेकेंडली ये रिस्क पोज करता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाए। Now the question number 18 is related to the cryptocurrency. This question was asked in the recently prelims exam as well. So consider the following statements related to the cryptocurrency. The first is it is a form of currency that exists digitally or virtually and uses cryptography to secure transactions। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये वो करेंसी है जो डिजिटली एग्जिस्ट करती है, यानी इसमें कोई पैसा रुपी कॉइन वगैरह नहीं होती है, दिस इज डिजिटल करेंसी। The second statement is cryptocurrency is supported by centralized peer-to-peer network called blockchain। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती। ये इसमें देयर इज़ ए ब्लॉकचेन्स इसमें होती है जिनके थ्रू ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लेकिन देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, जो कि एक बड़ा सीवियर थ्रेट भी है, क्योंकि कब क्या होगा इस मार्केट में, कहाँ से आउटफ्लो आएगा, इनफ्लो मनी का होगा। सो दिस इज़ एक्चुअली अ रिस्क एज वेल, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, और इनडायरेक्टली ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप भी है, इनडायरेक्टली काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इसमें किसी स्टेट का कोई इंटरवीन नहीं होता। सो द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो फार एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दैट इज 1 ओनली। The question number 19 is with respect to प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, consider the following statements। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। द स्कीम इज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन, क्रेडिट लोन, अकाउंट फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स। द सेकेंड इज द प्रिस्क्राइब्ड प्रीमियम अंडर द स्कीम इज 2% फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% ऑफ ऑल रबी क्रॉप्स। अगर हम ऑप्शन सेकंड की बात करेंगे तो ये करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट, नाउ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। The Indus Valley civilization flourished around 2500 BC in the western part of South Asia। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 BC के अराउंड ही एग्जिस्ट हुई। द सेकेंड इज द ruins of Harappa and Mohenjo-daro were unearthed in 1920s। बिल्कुल ये ठीक है, 1920s में ही पहले हड़प्पा का और उसके बाद मोहनजोदारो की इनकी आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स थे उनको रेयर किया गया। So the answer of this question is option C. All the statements are correct. Thank you so much for watching today's session. Please share and like. Bye bye.